इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जहां पृथ्वी पर रिसोर्सेस और एनर्जी एकदम विलुप्त होने वाली थी। इंसानों का एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता तो जा रहा था, लेकिन उसे पूर्ति करने के लिए रिसोर्सेस ही नहीं होते। और अब वैज्ञानिकों ने अंदाजा भी लगा लिया था कि कुछ ही सालों में पृथ्वी पर से इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी, यानी कि इंसानों का पावर कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये पृथ्वी और इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी और इसे सॉल्व करना भी जरूरी था। फिलहाल के लिए सोलर सिस्टम यूज किया जाता है, जिसमें कि सूर्य से निकलने वाली किरणों का यूज करते थे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गई कि अब सूर्य की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी एक तरीके से नेचर इंसानों का साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। इसीलिए अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने मिलकर एक ऐसा एक्सेलरेटर बनाया जिसका नाम सेफर्ड एक्सेलरेटर रखा जाता है। वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो इंसानों को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, और यही फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सारे इंसानों को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें थोड़ी सी होप आ गई कि वो बच सकते हैं। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने तो इस एक्सेलरेटर के ऊपर रिसर्च भी करना स्टार्ट कर दिया था। इस एक्सेलरेटर की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट की जा सकती थी, और इसी वजह से इतनी खतरनाक एक्सपेरिमेंट को पृथ्वी पर तो नहीं कर सकते। इसीलिए वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि इसका एक्सपेरिमेंट वो पृथ्वी के ऑर्बिट में यानी अंतरिक्ष में करेंगे। वहां पर उन्हें किसी भी टाइप का डर भी नहीं होगा। अब हमें हैना और माइक नाम के दो हस्बैंड वाइफ दिखाए जाते हैं जो प्रोफेशनली वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट्स थे। हैना तो उस टीम का हिस्सा थी जो शेफर्ड एक्सेलरेटर को लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। माइक भी इस समय बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और उसे अपने वाइफ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि वो वहां से लौट कर भी आ पाएगी कि नहीं। पर माइक को भी रियलाइज होता है कि ये इंसानी प्रजाति की भलाई के लिए है। अगर उसकी वाइफ थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन दे सकती है तो वो जरूर अलाउ करेगा। हैना भी इस समय बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी कि वो ये सब कैसे करेगी, बट माइक उसे लगातार मोटिवेट करता है कि सब हो जाएगा। उन्हें सिर्फ हार नहीं माननी है और अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करना है। थोड़े समय के अंदर वो मिशन लॉन्च भी कर दिया जाता है और सारे क्रू मेंबर्स स्पेसशिप में बैठकर उस ऑर्बिट में भी पहुंच चुके थे। उसी बड़े से स्पेसशिप में शेफर्ड एक्सेलरेटर भी मौजूद होता है जो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार था। अलग अलग देशों से बेस्ट रिसर्चर्स को वहां पर बुलाया गया होता है जो इस एक्सेलरेटर को ठीक कर सकें। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इसे पहले टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन हमेशा उन्हें एक ही प्रॉब्लम आती कि सारी पावर्स कंज्यूम हो जा रही है और ओवर हीटिंग की भी समस्याएं हो रही थी। यही रीजन था कि थोड़ा सा एक्सेलरेटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट वहीं पर रोकना पड़ता। अब ऑर्बिट में मौजूद होकर वो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो उन्हें वापस से ओवरहीटिंग और अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम फेस होने लगी। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें मिल नहीं रहा था तो उन्हें वापस से ट्राई करना ही होगा। देखते ही देखते वहाँ पर कई दिन और कई महीने बीत जाते हैं। उन्हें तो सिर्फ निराशा मिल रही होती है जो कि ओवरहीटिंग और अनस्टेबिलिटी के रूप में होती है ना। भी बाकी क्रू मेंबर्स के साथ अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कंट्रीब्यूशन देने के लिए, पर जैसे लग रहा था कि इंसानी सभ्यता अब खत्म होने वाली है। हमें तो अब उन सारे क्रू मेंबर्स में से एक रशियन एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिसका नाम स्मिथ था उसे दोष दे रहा था। रशियन एस्ट्रोनॉट तो स्मिथ को ही कहने लगा कि तुम्हारी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तुम जरूर रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस कर रहे हो। स्मिथ इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा था अपने क्रू मेंबर्स की मदद करने की। ऊपर से ये रशियन एस्ट्रोनॉट उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। दोनों में अब बहुत ज्यादा बहस होने लगी और वो फाइटिंग भी करने लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये हो गई कि कैप्टन उस जगह पर पहुंचकर उन दोनों को अलग करते हैं। हैना भी अपने हस्बैंड माइक से वीडियो कॉल पर बातें करती है और उसे डे बाय डे की एक्सपेरिमेंट वाली रिपोर्ट्स भी सेंड करती है। उन दोनों के बीच में अब काफी दूरियां हो चुकी थी और वो एक दूसरे को मिस भी करते हैं। माइक हर कदम पर अपनी वाइफ हैना की मदद किया करता है। यही एक अच्छे हस्बैंड की निशानी है। अब अगले दिन सारे एस्ट्रोनॉट्स मिलकर शेफर्ड एक्सेलरेटर की टेस्टिंग करने लगते हैं। सारे प्रोसीजर्स और स्टेप अप्लाई कर दिए गए थे और अब सिर्फ उन्हें रिजल्ट का वेट करना था। लेकिन उस मोमेंट पर पृथ्वी से एक न्यूज वायरल हो रही होती है। सारे एस्ट्रोनॉट्स भी बैठकर इसे देखने लग गए थे तो पता चला कि ये कोई वैज्ञानिक है जो इस पूरे शेफर्ड एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट को डेडली मान रहा था। उस वैज्ञानिक के हिसाब से इस एक्सेलरेटर के अंदर इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि इससे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अंतरिक्ष के नियम भी पूरी तरीके से टूट जाएंगे। यानी उस वैज्ञानिक के बोलने का सिंपल मतलब था कि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही सारे स्पेस टाइम के दरवाजे खुल सकते हैं, यानी पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता, या फिर शेफर्ड एक्सेलरेटर की वजह से वो किसी दूसरी गैलेक्सी में ही पहुंच जाए। और अगर बीच रास्ते में कहीं गलती हो जाती है तो एस्ट्रोनॉट्स के साथ साथ पूरी पृथ्वी भी खतरे में पड़ जाएगी।
उस वैज्ञानिक का सिंपल मतलब था कि अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाई जाए तो वो स्पेस टाइम की सारी चीजों को तोड़ते हुए कहीं और ही पहुंच जाएंगे। ये एक थियरी होती है जिसमें बताया गया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लगातार पावर दी जाए या फिर उसके मोशन को लाइट से भी ज्यादा स्पीड की कर दी जाए तो वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। सेम ऐसा ही सारी चीजें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही थी। उस सेफर्ड एक्सीलरेटर के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से होती है, यानी कि अंदर की तरफ कई सारे मोशन हो रहे हैं जो उसी एनर्जी को जनरेट कर रहे थे। उस वैज्ञानिक की बातें पृथ्वी पर वायरल तो हो रही थी, लेकिन सभी एस्ट्रोनॉट उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो वैसे भी इंसानी सभ्यता खत्म होने वाली है। एटलीस्ट वो एक बार अपना पूरा ट्राई कर लें और फिर बाद में रिजल्ट का वेट करें। सभी एस्ट्रोनॉट एक बार फिर से उसी प्रोसेस पर लग जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के। अब यहाँ देखते ही देखते सभी की कोऑर्डिनेशन करने के कारण वो एक्सेलरेटर एकदम से स्टेबल हो गया, यानी जो प्रॉब्लम उन्हें पहले फेस हो रही थी वो अब नहीं हो रही होती है। सभी इस बात से खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली क्योंकि शेफर्ड एक्सीलरेटर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही स्टेबल हुआ होता है। अचानक कुछ सेकंड्स में वो अपने आप ही बंद हो गया और पूरी स्पेसशिप की बिजली चली गई। सभी लोग यहाँ से वहां भागने लगते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ। सबसे बड़ा शॉक उन्हें तब लगता है जब वो बिल्कुल भी पृथ्वी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और जब बाहर की तरफ देखा जाता है तो पता चला कि सामने की तरफ पृथ्वी है ही नहीं। मिल्की वे गैलेक्सी का कोई भी प्लैनेटरी सिस्टम वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट्स एकदम से डर गए थे कि आखिर वो कहां पर पहुंच गए। कहीं उस वैज्ञानिक की थियरी सही तो नहीं साबित हो गई। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो किसी दूसरी गैलेक्सी या फिर पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए हो। साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट्स भी कंफ्यूजन में ही थे। सभी इतना ज्यादा सोच में पड़ गए होते हैं कि अगर वो इतना दूर आ गए तो वो वापस कैसे जाएंगे। पृथ्वी पर तो उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी और इस तरीके से वो उनसे अलग नहीं रह सकते। स्मिथ और कैप्टन समझ रहे थे कि सारे एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो इसीलिए वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए बताने लगे कि जिस तरीके से हम एक्सीलरेटर की पावर से यहाँ पर आए हैं उसी तरीके से थोड़े और एक्सपेरिमेंट करने के कारण हम पृथ्वी पर वापस पहुंच सकते हैं। हमें सिर्फ कोशिश करते रहनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन बातों से वो एस्ट्रोनॉट थोड़ा मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसमें उनकी स्पेसशिप भी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो सकती थी। एक्सीलरेटर में एक थोड़ी सी गड़बड़ी उन सभी को ब्लास्ट करके मार सकती है, इस बारे में उन्हें पहले से ही पता था और इस मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस 10% से भी कम है। फिर भी ये सभी वैज्ञानिक एक लास्ट बार कोशिश करने के लिए यहाँ पर आए थे। अंतरिक्ष की उस अनजान जगह पर आने के बाद सोआ नाम की एस्ट्रोनॉट को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सोआ ने आवाज सुनते ही बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स को भी बुलाया क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंज था। इस तरीके से आवाज आना किसी इंसान की, वो भी वायर्स वाली कंपार्टमेंट से, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब बाकी एस्ट्रोनॉट्स वहां पर आकर कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं तो पता चला कि उस जगह पर एक लेडी फंसी हुई है। वो लेडी के बॉडी में वायर्स पूरे घुसे हुए थे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो मदद मांग रही होती है कि उसे बाहर निकाल दे। सभी वहां पर आकर उसकी मदद करते हैं, पर उस लेडी ने हैना का नाम लिया। ऐसा लग रहा था कि वो हैना को पहले से जानती है, लेकिन हैना को इसके बारे में नहीं पता था। वो तो इस लेडी को पहली बार देख रही थी। ये चीजें हमें थोड़ी देर में पता चलेंगी जो एकदम फैसिनेटिंग है। सबसे पहले उस घायल लेडी को वायर्स में से निकाला जाता है और उसे मेडिकल रूम में लेके जाया जाने लगा। उसके बॉडी पर मल्टीपल डैमेज हुए थे, इसीलिए उसे ठीक करने के प्रोसेस स्टार्ट कर दिए जाते हैं। कई स्टिचेस और मेडिसिन देने के बाद उसकी स्टेबिलिटी आई और वो थोड़ा अनकॉन्शियस होकर सो गई। लेकिन ये अनजान चीजें उनके साथ ही क्यों हो रही हैं, ये नहीं समझ रहा था। अब हमें यहाँ पृथ्वी पर एना के हस्बैंड माइक को दिखाया जाता है, जिसे खबर मिली कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, यानी पृथ्वी पर पूरा अंधेरा हो चुका था और पावर कंजप्शन के लिए कुछ भी नहीं होता। माइक इससे ज्यादा चौंक गया क्योंकि अब हेडक्वार्टर वालों ने बता दिया होता है कि एक्सीलरेटर के ऊपर काम करने वाली उनका वो स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से गायब हो चुका है, यानी वो पृथ्वी के ऑर्बिट में है ही नहीं। माइक थोड़ा सा डरने लगा अपनी वाइफ हैना के लिए कि वो सुरक्षित होगी भी कि नहीं, बट ये कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि पृथ्वी को अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही रहना होगा। वहां स्पेसशिप में सभी लोग किसी भी तरीके से अपने दिन गुजार रहे थे, लेकिन उनमें से हर एक मेंबर कुछ अजीब सा नोटिस करता है। जैसे कि वॉल नाम का एस्ट्रोनॉट जब वॉशरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देख रहा था तो उसे पता चलता है कि उसकी एक आंख कहीं और ही मुड़ गई है। ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता था उसे नहीं समझता और वो थोड़ा सा डर भी जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपने मिरर रिफ्लेक्शन से ही बात करना स्टार्ट कर दिया था। ये सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि वो किसी दूसरी मैजिकल दुनिया में पहुंच गए हों। अब पता नहीं वॉल इन्वेंटरी डिपार्टमेंट में जाकर एक 3D गन बनाने लगता है। ये गन आखिरकार उसे क्यों चाहिए थी, ये बिल्कुल नहीं आइडिया।
लेकिन इतनी बात कंफर्म थी कि वो गन की मदद से किसी को चोट पहुंचाने वाला है। स्मिथ और सोवा तो मिलकर रिएक्टर को वापस से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं और हर एक मॉड्यूल को अच्छी तरीके से चेक करते हैं। लेकिन पता चला कि वॉल नाम का वही रशियन एस्ट्रोनॉट सीधा गन लेकर स्मिथ के सामने खड़ा हो जाता है। उसने तो स्मिथ के ऊपर पॉइंट कर दिया था और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। स्मिथ और सोवा थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि अगर ये बुलेट स्पेसशिप के किसी भी कोने पर लगी तो एयर प्रेशर के कारण ये शिप ब्लास्ट हो सकती थी। वॉल धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तभी अचानक उसकी बॉडी में कुछ होने लगा। वो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करने लगता है और तड़पते हुए नीचे गिर गया। बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो वो वहां पर आकर चेक करने लगे। वॉल की हालत सच में खराब थी और वो क्रिटिकल कंडीशन में होती है, यानी उसकी जान भी जा सकती थी। आखिर वॉल को क्या हो रहा था उन्हें कुछ समझना ही नहीं। वॉल की बॉडी पर अजीब तरीके के काले काले निशान आने लगे, जैसे कि उसकी बॉडी में से कुछ बाहर निकलने वाला हो। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद बेन ये डिस्कवर करता है कि वो जो पृथ्वी से बहुत सारे कीड़े लेकर आए थे सर्वाइवल के लिए, वो किसी तरीके से गायब हो चुके हैं। वहां पर एक भी कीड़ा मौजूद नहीं होता। लेकिन जब वॉल तड़प तड़प कर आखिरकार वॉमिटिंग करता है तो पता चला कि वही सारे कीड़े उसने खा लिए थे। वो कीड़े अब वॉल की बॉडी में से बाहर निकलते हैं, जो बहुत ज्यादा अजीब तरीके के बन गए थे। इसी तरीके से तड़पते हुए वॉल की वहीं पर जान चली जाती है। आखिर वॉल ने इतने भारी मात्रा में इन कीड़ों का कंजम्पशन क्यों किया, किसी को नहीं समझता। बट अब उसकी मृत्यु के बाद सभी एकदम से डर गए थे। उन्हें नहीं समझ रहा था कि इसके आगे कौन सा स्टेप लिया जाए। मानो कि सारे मेंबर्स की हिम्मत जवाब दी गई हो। कैप्टन और हैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सोचते हैं कि हमें उस अनजान औरत से बात करनी चाहिए। अब उस लेडी की हालत पहले से बेटर हो चुकी थी, क्योंकि उसका लगातार इलाज किया जा रहा होता है। वो लेडी हैना को पहले से जानती थी, इसीलिए हैना ही उस चैम्बर में चली जाती है बात करने के लिए। पूछने पर पता चला कि उस लेडी का नाम नीना है। नीना बहुत ही अजीब तरीके से हैना को देख रही होती है, जैसे वो इतने सालों बाद उससे मिल रही थी। बात करने पर पता चला कि नीना इसी क्रू का हिस्सा थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इन क्रू के मेंबर्स को उनके बारे में कुछ नहीं आइडिया था। नीना को इस मिशन के हर एक मॉड्यूल के बारे में पता है, जिससे ये कंफर्म हो सकता है कि ये जरूर इसका हिस्सा हो सकती है। हैना को तो एक समय पर ये लग रहा था कि जरूर ये किसी पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, यानी उन्हीं की तरह एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरीके से अपोजिट हुआ करती थी। अब ये चीजें बहुत ही ज्यादा दिमाग चकरा देने वाली होती हैं, तो हैना फिलहाल के लिए कुछ नहीं करती। नीना पता नहीं क्यों हैना को अपने गले से लगाती है और कुछ कहती है। उसने कह दिया कि स्मिथ के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि वो तुम्हें धोखा देगा। ये बातें हैना ने तुरंत ही जाकर अपने कैप्टन को बता दी थी, जो अब स्मिथ को पकड़कर मारने लगी। कैप्टन स्मिथ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पहले से ही उसके ऊपर शक था। और अब तो नीना ने भी ये बता दिया होता है, तो उसकी बात का कंफर्मेशन हो गया। बाद में जाकर ये पता चला कि स्मिथ ने सारे प्रोग्राम की डिटेल्स किसी जर्मन ऑर्गेनाइजेशन को सेंड की होती हैं चोरी छुपके, और इसी वजह से पूरे मिशन की इंफॉर्मेशन उन दुश्मनों की तरफ जा रही थी। कैप्टन तुरंत ही स्मिथ को पकड़कर एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है, क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकता था। लेकिन स्मिथ तो कह रहा होता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं जानता, उसने तो ये कुछ भी नहीं किया था और उसे रियलाइजेशन भी नहीं थी। कैप्टन और बाकी लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि ये इस तरीके से क्यों झूठ बोल रहा है। अब दूसरी तरफ बैन नाम का एक एस्ट्रोनॉट उस कंपार्टमेंट को ठीक कर रहा था, जहां से नीना को बाहर निकाला गया होता है। वो कई सारे इक्विपमेंट से उसे रिपेयर तो कर रहा था, पर अचानक बैन का हाथ उसके अंदर चला गया। ऐसा लग रहा होता है कि दूसरी तरफ से कोई उसे अंदर खींच रहा हो। चिल्लाने की वजह से कई सारे एस्ट्रोनॉट्स वहां पर आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। वो बैन को खींच तो रहे थे, पर बैन का हाथ अंदर ही चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन चौंकाने वाली चीज ये हो गई कि बैन का आधा हाथ कट चुका था, बट बैन को उससे जरा भी दर्द नहीं दे रहा होता। ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि जैसे कि बैन के हाथ से उसका सिर्फ पार्ट निकाल दिया गया हो और वो परमानेंटली ऐसा ही रहेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट तो इंसानों के दिमाग के एकदम परे थे। अब हमें यहाँ पृथ्वी की तरफ माइक दिखाया गया, जो पूरी तरीके से ब्लैकआउट होने के कारण अपनी कार लेके बाहर जा रहा था। उसे किसी भी हालत में हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना होता है, लेकिन अब चारों तरफ इतनी ज्यादा तबाही होने लगी, जैसे लग रहा था कि कोई बड़ी सी चीज ये कर रही है। माइक जब निकल कर देख रहा था तो उसे वही बड़ी सी परछाई दिखाई दी, यानी यहाँ पर सच में एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर आ चुका है। माइक को थोड़ी दूरी पर एक बच्ची दिखाई देती है, जो शायद वहां से भागने की कोशिश कर रही थी।
माइक तुरंत ही चला जाता है उसकी मदद करने के लिए और अपनी कार में बिठाकर दूसरी तरफ जाता है। उसे किसी भी हालत में इस जगह से निकलना होगा। अब यहाँ पर स्मिथ को जिस चैम्बर में रखा गया था वो कई देर से वहीं पर पड़ा हुआ होता है, पर अचानक अब उसके कंपार्टमेंट का दरवाजा ओपन होता है। स्मिथ तो बाहर जाकर चेक करने लगा तो उसे कोई भी एस्ट्रोनॉट दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने वहाँ पर जो चीज एक्सपीरियंस की उससे चिल्लाने लगा और बाकी सारे लोगों को वहाँ पर बुलाया। सभी एस्ट्रोनॉट्स ये देखकर एकदम चौंक गए थे क्योंकि वहाँ पर तो बेन का कटा हुआ हाथ मौजूद था। ये हाथ एकदम से मूव हो रहा होता है जैसे अभी भी इसके अंदर जान मौजूद है। स्मिथ और बाकी सारे साथी उस हाथ को ग्लास से बड़े चैम्बर में बंद कर देते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं। देखने से ये पता चल रहा था कि वो हाथ कुछ लिखना चाहता है, तो इसीलिए वो उसके हाथ में एक पेन पकड़ा देते हैं जो लिखने लगता है कि कट वॉल्स ओपन, यानी कि वॉल की बॉडी को ओपन करके देखो। अब ये अनजान चीजें किस डायरेक्शन की तरह इशारा कर रही थी उन्हें नहीं समझता, लेकिन इन चीजों का सीधा मतलब हो सकता है कि वो सभी किसी दूसरे यूनिवर्स यानी कि रियलिटी में पहुंच चुके हैं। एक्सीलरेटर के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने के कारण वो कहीं दूसरी गैलेक्सी में आ चुके हैं और उन्हीं की तरह दूसरी गैलेक्सी में कोई और भी मिशन कर रहा है जिसकी वजह से नीना यहाँ पर आ चुकी है। ये सारी चीजें स्पेस टाइम के टर्म्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे। सभी लोग इसे थियरी मानते थे, लेकिन अब जाकर उन्हें पता चल रहा है कि ये क्या होता है। नीना जो कि दूसरी रियलिटी से बिलोंग करती है वो अब उनके पास आ गई थी। फिलहाल के लिए वो सारे लोग बेन के हाथ द्वारा लिखी गई चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी वो मरे हुए वॉल की बॉडी में चेक करने लगे और अब अचानक उन्हें वॉल के पेट में से एक रिएक्टर मिलता है जो कितने दिनों से गायब था, यानी इसी रिएक्टर की मदद से वो पावर जनरेट कर पाते थे। और अब ये रिएक्टर का की मिलने के कारण वो रिएक्टर में फिक्स कर देते हैं और चालू करके देखते हैं। लकीली वो अच्छे से चलने लगा था और उनका कनेक्शन पृथ्वी से हो जाता है। पूरे स्पेसशिप में अच्छी तरीके से पावर आ चुकी थी। अब वो पृथ्वी से कनेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं। उन्हें मैप पर पता चला कि वो अपनी गैलेक्सी से ज्यादा दूर नहीं है, यानी वो ट्रेवल करते हुए वहां पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर में उन्हें पृथ्वी से एक खबर आ रही थी कि पृथ्वी पर अब उनका वो स्पेसशिप लैंड हो चुका है। तब जाकर पता चला कि ये वो नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स वाले स्पेसशिप हैं जो उनकी तरह ही मिशन करते हुए पृथ्वी पर लैंड हो चुके हैं। उन दोनों स्पेस मिशन करने वाले यूनिवर्सेस की अदला बदली हो गई थी, लेकिन सारे एस्ट्रोनॉट्स इस बात से खुश थे कि वो अपनी पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। सभी इस पूरे प्रोसेस में लग गए और स्मिथ भी उनकी पूरी मदद करता है। नीना ने स्मिथ के बारे में इसीलिए ऐसा बोला था क्योंकि उसके यूनिवर्स में स्मिथ ने उन्हें धोखा दिया होता है, लेकिन इस यूनिवर्स में स्मिथ तो उनके साथ ही था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पर अचानक अब हमें पता चला कि सुवा जिस चैम्बर में काम कर रही थी वहाँ पूरा पानी भरने लगा होता है। वो चैम्बर पूरी तरीके से लॉक हो गया था और जब तक बाकी लोग वहाँ पहुँचते सुवा की जान निकल चुकी थी, यानी कि सुवा मर चुकी होती है और वो जिस तरीके का काम जानती थी सिर्फ उसे ही पता था। सुवा के बिना वो सब कुछ नहीं कर पाएंगी, यही डर उनके मन में बैठ गया होता है। पर बाद में पता चला कि नीना भी ये काम जानती है। वो दूसरे यूनिवर्स में सुवा की जगह पर ही अपनी टीम में काम करती थी। कैप्टन और बाकी लोग नीना को सब कुछ समझाते हैं और नीना इस बारे में तैयार भी हो जाती है, लेकिन नीना ने स्मिथ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देने के लिए कहा क्योंकि उसे स्मिथ के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं। कैप्टन भी इस बात के लिए राजी हो गए और वो अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगे। नीना तो अब यहाँ हैना से मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हैना के तो बच्चे कई साल पहले कार दुर्घटना में मारे गए। नीना ने बाद में क्लियर किया कि इस यूनिवर्स की हैना के बच्चे अभी भी जिंदा हैं। वो तो हैना को उनकी वीडियो फुटेजेस दिखाती है जो अपनी मदर के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। हैना उन्हें देखकर बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत मिस करती है। हैना तो अपने बच्चों को देखकर काफी ज्यादा रोने भी लगी थी। इस मोमेंट पर नीना उसे एक सलाह देती है कि तुम्हें इसी यूनिवर्स में रुक जाना चाहिए क्योंकि दूसरी वाली हैना तो तुम्हारी पृथ्वी पर चली गई है और अगर तुम वापस पृथ्वी पर चली जाओगी तो 2 हैना हो जाएंगी। हैना भी इस बात के लिए मान गई और उसे अपने बच्चों के साथ ही रहना था। वो तुरंत ही कैप्टन और बाकी मेंबर से ये जाकर रिक्वेस्ट करती है कि अगर रिएक्टर को एक्टिवेट करके वापस वो पृथ्वी की तरफ जाए तो वो इसी यूनिवर्स में रहकर अपने बच्चों के पास रहेगी। कैप्टन भी इस बात को समझ रहे थे और वो मान जाते हैं। रिएक्टर को अब वापस से एक्टिवेट करने का प्रोसेस चालू कर दिया जाता है जिससे वो टेलीपोर्ट होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। नीना ने फिर एडवाइस दी कि हमें पूरी स्पेसशिप की एनर्जी यूज करनी चाहिए और यही उनके पास आखिरी ऑप्शन था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि बेन एक अजीब तरीके की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ के बीच में फंस जाता है। वो सभी बहुत बुरी तरीके से बेन को मार देते हैं और उस कंपार्टमेंट में एक धमाका भी होने लगा। ये धमाका सच में काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा था। नीना ने उन्हें समझाया कि हमें उस कंपार्टमेंट को मेन स्पेसशिप से अलग कर देना चाहिए क्योंकि फिर वो मेन स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था।
ये चीजें करने के लिए सभी अपना स्पेस सूट तो पहन लेते हैं, पर अब उनकी स्पेसशिप एकदम स्टेबल नहीं थी। कैप्टन इन चीजों को अच्छे से नोटिस करते हैं और अब उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान करने का डिसाइड किया। उस डैमेज हुए कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और अलग कर देते हैं, यानी अब उनकी मृत्यु होना तय है। बाकी सारे लोग एकदम उदास थे, पर उन्हें आगे का काम भी करना था। हिना बाकी क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर उस रिएक्टर को ऑन कर देती है और वहां से निकलने का प्लान करते हैं। हैना तो एस्केपिंग पॉड में चली गई थी, जहां से अगर ये लोग रिएक्टर की मदद से जाएंगे तो वो इसी यूनिवर्स में रह जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों लॉन्च होने से पहले नीना ने हैना को बेहोश कर दिया था। वो तो अब एक गन लेकर सीधा स्मिथ के पास पहुंचती है, क्योंकि वो एक गद्दार था। नीना को तो स्मिथ से बदला लेना होता है। नीना जल्द से जल्द गन की मदद से सामने आने वाले हर एक एस्ट्रोनॉट्स को मारने लगी, क्योंकि वो स्मिथ से बदला लेकर ही रहेगी। कई सारे एस्ट्रोनॉट इसमें मारे जाते हैं और अब शायद वो स्मिथ को भी खत्म करेगी। थोड़ी देर में हैना की भी नींद खुल जाती है और वो उठते हुए भाग पड़ी थी स्मिथ के पास। हैना सीधा कंट्रोल रूम की तरफ भागी, जहां पर नीना ने गन पॉइंट करके रखा था स्मिथ के ऊपर। एक तरीके से देखने से यही लगता है कि विलेन स्मिथ नहीं बल्कि नीना है। हैना नीना को समझाती है, पर वो समझने वाले में से नहीं थी, इसीलिए अब स्मिथ और हैना दोनों मिलकर उसे मारने लगे। स्मिथ के तो कंधे से गोली लगकर जाती है, यानी उसकी जान बच गई थी। हैना ने नीना को बहुत बुरी तरीके से मारा और उसे आखिर में खत्म ही कर दिया था। पूरे एस्ट्रोनॉट इस प्रोसेस में मारे गए होते हैं, सिवाय हैना और स्मिथ के। हैना तो अब रिएक्टर को पूरी तरीके से यूज करती है और टेलीपोर्ट हो जाती है अपने पृथ्वी के पास। उसने तो रिकॉर्ड भी करके भेजा था कि हमारा रिएक्टर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, यानी अब इंसानों को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। पर जब वो पृथ्वी की तरफ लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। ये मॉन्स्टर तो किसी पैरेलल वर्ल्ड का लग रहा था जो यहाँ पर आ चुका है, और शायद ये काफी ज्यादा तबाही मचाएगा जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। हमारी भी ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ यही एंड होती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।